आज का लेक्चर डिसीज़ कोटा, जिसे फौती कोटा भी कहा जाता है, कि अगर कोई मुलाजिम फौत हो जाए तो उसके बच्चों में से किसी एक को उसकी जगह पे उसी पोस्ट पे अपॉइंट किया जाए, उससे रिलेटेड है। इसमें दो जजमेंट्स आई। PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 1276 में जितना भी 17A का जो कानून था, जिसमें जो मुलाजमीन फ़ौत हो जाते थे उनके बच्चों को अपॉइंट किया जाता था, वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बेंच ने एक फ़ैसला दिया, जो लेटेस्ट जजमेंट है, जो 17 मार्च 2025 को ये फ़ैसला आया। इसमें बेटी को हक़ दिया गया कि अगर उसका वालिद फ़ौत हो जाए और बेटी शादीशुदा भी हो, तब भी उसे मुलाजमत पे रखा जाएगा वालिद की जगह पे। इस पे कई रिव्यू पिटिशंस मेरे पास आए हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस आई हैं, जो हमने रिव्यू जुरिस्डिक्शन में और आइनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मैंने सुप्रीम कोर्ट में केसेस फ़ाइल किए हैं, और कुछ दोस्त आ रहे हैं जिनके फ़ाइल करने हैं। ये एक मुहिम भी चल रही है पूरे सिंध में, जिसे लीड कर रहे हैं काफ़ी दोस्त, वो मुझसे राब्ते में भी हैं। इस केस में लाहौर हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दी कि जिसमें 900 पिटिशंस थी, और उनमें से 240 पिटिशंस जो हैं, उनमें लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि अगर कोई मुलाजिम की औलाद में से है जिसका केस लिस्टों में शामिल हो चुका है, और अगर उस केस में लिस्ट में शामिल होने के बाद अगर उसका अपॉइंट नहीं किया जाता तो ये गलत है, अपॉइंट किया जाना चाहिए। इसमें जो हमारा पहला ग्राउंड है वो ये है कि मंसूर अली शाह साहब की जो जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया कि बेटी शादी होने के बावजूद भी बाप की जगह नौकरी के लिए अहल है, तो इसमें मेरा जो है पॉइंट वो ये है, जिस पे हमने केस फाइल किया है, कि जो घर को चलाने की ज़िम्मेदारी होती है वो बेटे पे होती है। बेटे ने अपने छोटे बहन भाइयों को पालना होता है, और अगर बूढ़ी माँ है तो उसको भी पालना होता है। अगर बेटी को मुलाजमत दे दी जाए और बेटे को ना दी जाए तो वो गैर आइनी है, बल्कि बेटे को पहले मुलाजमत दी जाए ताकि वो अपने बच्चों को, अपने जो बहन भाई और माँ है उसको पाले। क्योंकि बेटी अगर शादी होके ससुराल चली जाती है तो फिर वो ना अपनी माँ को पाल सकती है, ना छोटे बहन भाइयों को पाल सकती है। इस पे जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो ये है कि 17A का कानून अपनी जगह पे फील्ड में था, और फिर का जो जजमेंट आई थी PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 1276, क्योंकि PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 1276 वाली जो जजमेंट थी, उस वक्त 17A का कानून जो था दैट वाज इन फील्ड। KPK में भी था, सिंध में भी था, बाकी प्रोविंसेस में भी था कि जो मुलाजमीन फ़ौत हो जाए दौरान मुलाजमत, तो उनके बच्चों को अपॉइंटमेंट पे रखा जाए मुलाजमत पे। जब कानून को स्ट्रेट अवे नल एंड वाइड करार दिया जाता है, अल्ट्रा वायरीज करार दिया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो आइन ये कहता है कि एडवोकेट जनरल को स्पेसिफिक नोटिस देना ज़रूरी है कि वेदर दी लॉ ऑफ 17A और एनी अदर लॉ स्पेसिफिकली मेंशन करके नोटिस में लिखा जाना चाहिए। जो मैंने सेक्ट एम्प्लॉइज़ केसेस जो चलाए हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है। हमने 16,000 मुलाजिम बहाल कराए सुप्रीम कोर्ट से, मैं उसमें वकील था केस में। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द कंसर्न प्रोविंस इज़ टू बी सर्व्ड अ नोटिस अपॉन द पॉइंट ऑफ अल्ट्रा वायरीज ऑफ एनी लॉ। अगर 17A का कानून अल्ट्रा वायरीज था तो पहले एडवोकेट जनरल को नोटिस देना चाहिए था, जिसमें स्पेसिफिकली ये नोटिस में लिखा जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये कानून अल्ट्रा वायरीज है, आर्टिकल 25 की वायलेशन है, मेरिट पे अपॉइंटमेंट की जाए और डिसीज कोटा पे ना की जाए। उस पर एडवोकेट जनरल को सुना जाना चाहिए था। उसके बाद ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा जाना चाहिए था कि आफ्टर हेयरिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ द प्रोविंसेस, नाउ दिस लॉ ऑफ डिसीज कोटा 17A है या जो भी कानून है, उसको स्ट्रेट अवे नल एंड वाइड करार दिया जाता है। लेकिन बिना सुने एडवोकेट जनरल ऑफ द प्रोविंसेस ये कानून अल्ट्रा वायरीज करार दिया नहीं जा सकता था। इस जजमेंट के आने के बाद, PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 1276 के आने के बाद
ये कानून ख़त्म कर दिया गया सूबाई हुकूमतों की तरफ से, जो अगेन इट इज़ इलीगल। यानी अगर एक जजमेंट जो है जिसमें बिना एडवोकेट जनरल को स्पेसिफिकली सुने एक कानून ख़त्म किया जाता है, तो दैट जजमेंट इटसेल्फ इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर बेटी मुलाजमत के लिए अहल है तो फिर बेटा ज़्यादा अहल है, क्योंकि सारी फैमिली को बेटे ने पालना होता है, माँ को, छोटे बहन भाइयों को। बेटी की जब शादी हो जाए तो वो ससुराल चली जाती है, वो नहीं पाल सकती माँ को और छोटे बहन भाइयों को। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर जो लिस्टें हैं, लिस्टों को भी नल एंड वाइड करार दिया गया था, तो लिस्टें जो हैं अगर उनमें किसी का नाम है और उस लिस्ट में 10 में से 5 को अपॉइंट किया जा चुका है, 5 रह। मेरा जो इसमें तीसरा ग्राउंड है वो ये है कि अगर जो अपॉइंटमेंट ऑन डिसीज कोटा की लिस्टें बन चुकी हैं अगर 10 फ़र्ज़ किया जाए कि अगर 10 अक्टूबर 2023 को एक शख्स ने एप्लीकेशन दी, उसका नाम लिस्ट में आ गया, उसके बाद 10 नवंबर या 10 दिसंबर 2023 को किसी और ने भी एप्लीकेशन दी डिसीज कोटा पे, यानी एक का नाम लिस्ट में 10 नंबर पे है, एक का पहले नंबर पे, एक का 100 नंबर पे। अब जो 100-150 नंबर वाला अपॉइंट हो चुका है ऑन डिसीज कोटा, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो अपॉइंट हो चुका है उसे नहीं निकाला जाएगा, तो फिर जिनकी लिस्ट में ऊपर नाम थे वो कहाँ गए? दैट इज़ अगेन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर एक लिस्ट में जो टॉप वाले हैं उनको छोड़ के बॉटम वालों को अपॉइंट किया जाए, दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। इवन मेरा ग्राउंड इसमें यह है कि अगर जो लिस्टें बन चुकी हैं उन 100 में से 200 में से उस लिस्ट में अगर 1000 लोग हैं, उसमें से अगर एक को भी अपॉइंट किया जा चुका है तो बाकी वालों का क्या कसूर है? हाँ, अगर टॉप लेवल के, यानी मिसाल के जिन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन दी उनके टॉप 5 में नाम है और वो टॉप वाले ही अगर अपॉइंट हो चुके हैं, बॉटम वाले नहीं हो चुके, तो एक लॉजिक समझ में आता है। दैट इज़ अगेन एन आर्ग्यूएबल पॉइंट। तो इस पॉइंट से इसके अलावा भी काफ़ी लीगल पॉइंट्स हैं जिन पे हमने केस फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और डिसीज कोटा के जितने भी मुतासरीन हैं बच्चे बच्चियाँ, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 0333268266 पे रब्ता करें। मेरी लीगल टीम उनसे कोऑर्डिनेट करेगी और हम उन्हें भी डिसीज कोटा के इस केस में सुप्रीम कोर्ट में हम शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उन सब दोस्तों को इंसाफ दिलाएंगे।